जज के घर में इतना पैसा मिलना। न्याय बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि कम से कम होली के दिन आग लगी। आपके पास पैसा है, आप झूठे गवाह खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप जज को पैसा दे के झूठे फैसले लिखवा सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैनेज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में मैनेज कर सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। हमारे देश में पूरी दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, फिर भी भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। भारत के खासतौर पे जो फैमिली लॉज हैं, ये 100% इन कानूनों को रिव्यू करके बदलने की जरूरत है। अरे और उस बहन को फंसा दो जिसकी शादी होने वाली है, तो और ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगे यार मेरी अगर छोटी बहन है, मेरी छोटी बेटी है, अगर जेल गई, इसकी शादी कैसे होगी। मैं तो कहता हूं कि कानून हमारे इतने सड़े हुए हैं नम्रता जी, कि अगले कम से कम 3-4 साल तक पार्लियामेंट रेगुलर चले, तब जाके कानून बदल पाएंगे। श्रद्धालुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, ये लोग कौन है? इन पर एक्शन कब होगा? ये जो पाक नापाक की सोच है, वो केवल डंडे के बल पे नहीं जाएगी। ये हराम हलाल की सोच केवल डंडे के बल पे नहीं जाएगी। जैसे मांस खाना है किसी को, तो कहेंगे हम इसको चढ़ाएंगे। अरे ऊपर वाला मांसाहारी थोड़ी है, ऊपर वाले को भेड़ बकरी थोड़ी पसंद है, ऊपर वाले को नहीं पसंद है, लेकिन नहीं, ऊपर वाले के नाम पे मांस खाना है। 30 मार्च का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि आरएसएस मुख्यालय जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने जीवन में एक बार संघ कार्यालय नागपुर जरूर जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, आपको भी अवसर मिले तो आप भी जाइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी बेहद लाजमी हो जाती है, इसीलिए मेरी सर से बात हुई और पैर में मोच होने के बावजूद मैंने बुलाया कि नहीं सर, हमें इस पर टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए। टॉपिक सबसे पहला यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर बहुत सारा कैश मिला और ये कैश उस वक्त बरामद हुआ जिस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा जब उनके घर पर आग लगी, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, पुलिस अधिकारी पहुंचे, लेकिन एक स्टोर रूम में पैसा ही पैसा, 4-5 बोरियां जिसमें 500 की गड्डी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, जिसमें यशवंत वर्मा से कहा गया है कि जी आप अपना फोन नहीं तोड़ेंगे, अपना कोई डेटा डिलीट नहीं करेंगे। इसके अलावा जस्टिस वर्मा की भी इस पर सफाई आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो स्टोर रूम कोई ऐसा नहीं कि मेरा पर्सनल हो, उसमें किसी की भी आवाजाही थी और पैसे किसने रखे, कहां से आए, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। अश्वनी जी, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने ये 4-5 चीजें बता दी, क्या ये इतनी इजी है किसी जज के घर में इतना पैसा मिलना और वो कहे कि मुझे इसका नहीं पता या मेरे परिवारों पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है? बस इतना ही है ये? देखिए, पहली बात तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, न्याय बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। और आज फिर से कह रहा हूं, न्याय बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं कि कम से कम होली के दिन आग लगी और लोगों को पता चला कि हाँ, जजों के घर में भी नोटों की बोरियां होती हैं। कितनी नोटों की बोरियां हैं ये नहीं पता। ये नहीं पता कि किसी आतंकवादी के केस के बदले में नोटों की बोरी आई, किसी अलगाववादी के केस के बदले में नोटों की बोरी आई, किसी भ्रष्ट नेता को कुछ रियायत देने के बदले में नोटों की बोरी आई, या कोई कारपोरेट का केस था जहां एक पक्ष को जिताना था, उसके बदले किसी कारपोरेट ने वो नोटों की बोरी दिया। स्वाभाविक सी बात है, गरीब आदमी, आम जनता तो नोटों को बोरी नहीं दे सकता है। नोटों को बोरी कौन दे सकता है? भ्रष्टाचारी दे सकते हैं, अलगाववादी दे सकते हैं, जमाखोर दे सकते हैं, मिलावटखोर दे सकते हैं, कालाबाजारी करने वाला सकते हैं, हवाला कारोबारी दे सकते हैं, नशा तस्कर दे सकते हैं, मानव तस्कर दे सकते हैं, आतंकवादी दे सकते हैं, अलगाववादी दे सकते हैं, माओवादी दे सकते हैं, नक्सली दे सकते हैं, जिनको बहुत विदेशों से पैसा आ रहा है वो दे सकते हैं, जासूसी करने वाले नोटों को बोरी दे सकते हैं, गद्दारी करने वाले, मतलब जिनके पास नोटों की बोरी है वही तो नोटों की बोरी देगा। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आज तक जुडिशियल चार्टर लागू हो, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार खत्म हो, एक जजों की अकाउंटेबिलिटी तय हो, ऑल इंडिया लेवल पे जजों के सिलेक्शन के लिए जैसे आईएएस का एग्जाम होता है वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम हो। दुर्भाग्यवश इन पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। मैंने तो कई पीआईएल फाइल किया कि जुडिशियल रिफॉर्म के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जुडिशियल चार्टर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कैसे न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, कैसे निष्पक्ष होगी, कैसे ये जो चाहे हमारा थाना हो, चाहे हमारी तहसील हो, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है, कैसे ठीक होगी। लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं हुई है।
तो मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं कि कम से कम आग लगी, इसी बहाने नोटों की बोरियां मिली, लोगों को समझ में आया कि हाँ न्याय बिकता है। लोग सोचता था न्यायपालिका में थोड़ा बड़ा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार नहीं है, न्याय बिकता है। आपके पास अगर पैसा है, आप किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर करा सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप किसी के खिलाफ झूठी जांच करवा सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप झूठे गवाह खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप जज को पैसा दे के झूठे फैसले लिखवा सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैनेज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में मैनेज कर सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे पास जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है। एक बार फिर भी कलेक्टर कप्तान को अगर नोटों की बोरी मिलती है, तत्काल उनको सस्पेंड किया जाता है, कई सारे लोगों को टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। पिछले 75 साल में आप बताइए किसी जज ने, जहां साफ साफ दिख रहा हो कि इसने पैसा लेके गलत फैसला किया है, पैसा लेके किसी निर्दोष को जेल में भेजा है, या पैसा लेके किसी दोषी को इसने जमानत दिया है, या पैसा लेके किसी इसने दोषी आदमी को बाइज्जत बरी किया है, सबूत के अभाव बरी किया है, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। हम देखते रहते हैं ना, बहुत सारे केस आते हैं जहां सबूत के अभाव में बरी, सबूत के अभाव में बरी, सबूत के अभाव में बरी। सबूत के अभाव में बरी जानते हैं कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो जांच, पहली बात तो थाने के लेवल पे जो आईओ होता है, जो जांच करता है, उसी को पैसा दे देता है कि सबूत वहां आते ही नहीं। उसके बाद वो गवाहों को मैनेज कर लेता है कि लोग गवाही देने नहीं आते, और उसके बाद थोड़ा उधर से भी मैनेज कर लेता है जज को कि सबूत के अभाव में बरी हो जाता है। ये सबूत के अभाव में जो बरी वाला खेल है, उसका मूल कारण ही भ्रष्टाचार है। हमारे भारत की जो बहुत बड़ी, मैं तो कहता हूं 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। कई लोग कहते हैं भ्रष्टाचार कम हो रहा है, या तो वो अनभिज्ञ हैं, या तो उनको जमीनी हकीकत नहीं पता, और या तो वो झूठ बोल रहे हैं। हवलदार पहले से ज्यादा ले रहा है, पेशकार पहले से ज्यादा ले रहा है, थानेदार पहले से ज्यादा ले रहा है, तहसीलदार पहले से ज्यादा ले रहा है, नगर निगम में पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है, सिंचाई विभाग में पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य विभाग में पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है, शिक्षा विभाग में पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप चले जाओ, चाहे वो डीडीए देख लो, जीडीए देख लो, हुड्डा देख लो, या देश भर में जितनी अथॉरिटीज बनी हैं, चाहे आवास विकास परिषद देख लो, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं कम हुआ है? क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म होता है नियम कानूनों को बदलने से, भ्रष्टाचार खत्म होता है व्यवस्था बदलने से। भ्रष्टाचार कभी व्यक्ति के बदलने से खत्म नहीं होता। हमारे देश में पूरी दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे बड़ा सात्विक जीवन जीने वाला कोई है नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरे देशों में आप देख लीजिए, सिंगापुर में देख लीजिए, मतलब लोग आश्चर्य करते हैं कि भ्रष्टाचार भी कोई चीज होती है। जापान में लोग आश्चर्य करते हैं कि भ्रष्टाचार भी कोई चीज होती है। और यहां देख लीजिए, बाकी तो छोड़ो, नेताओं के यहां बोरियां मिलती थी, नौकरशाहों के यहां बोरियां मिलती थी, और जजों के यहां बोरियां दिख रही हैं, पत्रकारों के यहां बोरियां पहले मिल चुकी हैं, बड़े बड़े एडिटर के यहां बोरियां मिल चुकी हैं। तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका। मैं तो कह रहा हूं किसी घर का अगर एक पिलर खराब हो जाए तो घर गिर जाता है। यहां तो भारत के जो 4 पिलर है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर, चारों पिलर में दीमक लग चुकी है, चारों पिलर में बोरियां दिख रही है। आप देखिए ना, शिबू सोरेन ने क्या किया था, संसद में यहां पे नोटों की गड्डी लहराई गई, उनको तो आज तक कुछ हुआ नहीं। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, आज तक उनमें किसी को फांसी वांसी तो हुई नहीं। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। 500 साल में जितना मुगलों ने लूटा था, 200 साल में अंग्रेजों ने उतना ही लूटा। यानी मुगलों की 500 साल की लूट और अंग्रेजों की 200 साल की लूट बराबर है, बराबर। और हमारे आजादी के बाद 50 साल की लूट उनके बराबर है। जितना यानी मुगलों ने 500 साल में लूटा, उतना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा, और उतना हमारे यहां सफेद पोशों ने 50 साल में लूटा। क्या नहीं लूटा? चावल घोटाला, दाल घोटाला, खेल घोटाला, यूरिया घोटाला, मसाला घोटाला, पामोलिव घोटाला, आकाश घोटाला, मिसाइल घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ठीक है, पनडुब्बी घोटाला। ऐसा कौन सी चीज है जहां घोटाला नहीं हुआ है? क्यों कुछ नहीं, क्यों खौफ नहीं पैदा हो रहा है? क्यों बोरियां मिलती रहती हैं? अभी कुछ दिन पहले बिहार के एक नेता के यहाँ 300 करोड़ मिला था। उसके पहले भोपाल, यहाँ मध्य प्रदेश में एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के यहाँ कितने किलो चांदी, पता नहीं 14 किलो सोना, की क्या क्या मिला था। क्यों मिल रहा है? क्योंकि डॉक्टर बदल रहे हैं,
दवाई नहीं बदल रही। जैसे मैं पहली बार कई बार कहता हूं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो, डॉक्टर बेकार हो तो बीमारी ठीक नहीं होगी, और हॉस्पिटल भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ये दवाई, इसको कहते हैं दवाई। ये भारत और जापान में जो अंतर है ना, भारत और जो सिंगापुर में अंतर है, वो नेताओं का अंतर नहीं है कि उनके नेता बहुत अच्छे हैं, उनका कानून अच्छा है। अब समय आ चुका है, मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, गंभीरता के साथ 1 सप्ताह का विशेष सत्र बुलाइए। 1 सप्ताह तक संसद में केवल इस बात पे चर्चा करिए कि भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। एक जुडिशियल चार्टर लागू करने पे चर्चा करिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने पे चर्चा करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जजों के सिलेक्शन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये जो जज साहब जिनके यहां बोरी मिली है, अब इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना। पिताजी भी इनके जज थे, ये भी जज थे, सपा की सरकार में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अब इनके बाकी चीजों तो नहीं, और एक बड़ी बात ये भी है कि ये जो यहां मिला है, ये तो मिल गया, जो नहीं आग लग गई। जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, वो कितना है, ये भी नहीं पता ना। भ्रष्टाचार से का जो फायदा होता है वो देश विरोधी लोगों को मिलता है, भ्रष्टाचार से जो नुकसान होता है आम जनता झेलती, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। नहीं, लेकिन अक्सर हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करते हैं। आप कहते हैं कि जज के विवेक पर कभी सवाल नहीं उठते। वो किसी के लिए भी अगर कोई भी फैसला देता है, और अगर वो फैसला इन केस गलत साबित हो जाए, किसी की जिंदगी पूरी खराब हो जाए, तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने एक बच्ची के केस में फैसला सुना दिया कि कपड़े उतारना ये सब रेप की कैटेगरी में नहीं आता। उन केसेस में क्या करें? भ्रष्टाचार से इतर, ये तो अपना भी विवेक है ना, दीन ईमान बेचने वाली बात है। नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास ऑल इंडिया लेवल पे जजों के एग्जाम के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है भाई। या तो स्टेट लेवल पे एग्जाम हो रहे हैं, और या तो कॉलेजियम के जरिए अपॉइंटमेंट हो रहा है। जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, वो आईएएस क्या होता है, सिलेक्शन होता है। एक तो पहले उसको प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होगी एसडीएम की तरीके से तहसील में, फिर एसडीएम बनेगा, फिर एडीएम बनेगा, फिर डीएम बनेगा, फिर कमिश्नर बनेगा, फिर वो सेक्रेटरी बनेगा, फिर चीफ सेक्रेटरी बनेगा, ऐसे मतलब प्रमोट होके पहुंचता है। ये व्यवस्था मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जुडिशरी हम क्यों नहीं कर रहे हैं, कि हम सबसे पहले जो भारत के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हैं, हम उन्हीं को जुडिशरी में अट्रैक्ट कर लें। अल्टीमेटली आप देखिए, आईएएस में सबसे क्रीम चली जाती है ना, जो बस्ती है वो इधर उधर करती है, वो कोई वकालत करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। यही व्यवस्था अगर हम शुरू कर दें कि भैया ठीक है, जैसे आपने लॉ किया उसके बाद आप आ जाओ, जो बेस्ट क्रीम होगी, लॉ का जो बेस्ट टैलेंट होगा वो आईजीएस में जाएगा, इंडियन जुडिशियल सर्विस में जाएगा। उसकी 3 साल की ट्रेनिंग हो, 4 साल की ट्रेनिंग हो, फिर उसको नीचे शुरू किया जाए, उसको एज ए मजिस्ट्रेट देना शुरू किया जाए, मजिस्ट्रेट बनाए, फिर उसको एडीजी बनाए, फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनाए, फिर उसको सीनियर जज बनाए, फिर उसको हाई कोर्ट में ले आए, वहां से शुरू करके, और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको वहां तक सुप्रीम कोर्ट तक लाएं। क्या फर्क पड़ता है? उससे एक बड़ा एक तो बचपन, एक तो शुरुआत से उसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, दूसरा हाँ क्षमता भी बढ़ जाएगी, ये भी हो जाएगा। लेकिन अब पता नहीं इस पे संसद में कभी चर्चा नहीं होती। मैं तो देख रहा हूं कभी चर्चा नहीं हो रही, जबकि भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 312 कहता है कि जजों के नियुक्ति के लिए एक आईजेएस, इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम होना चाहिए, कहना ये लिखा हुआ है, आज तक हुआ ही नहीं। ये हमारे देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है। ये पुलिस एक्ट 1861 का बना हुआ है, मैं काले बना के गया था, अभी तक बदला ही नहीं है। तो थाना हमारा, चाहे वो जो भी पुलिस सिस्टम है, इस कानून से चल रहा है। सोचिए 150 साल से पुराना कानून हो चुका। हमने जो कानून बनाया उसमें खौफ नहीं पैदा किया। हमने जो है एविडेंस एक्ट में आज तक हमने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था ही नहीं किया। जैसे अभी जो जज साहब हैं जिनके हम नोटों की बोरी मिली है, जो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, परिवार को हाँ, बस इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, अभी सब बता देंगे कि इनको पता है कि नहीं पता है, कौन बोरी लाया और किस मुकदमे के फेवर में किया इन्होंने, और नहीं भी है तो भी सच सामने आ जाएगा। सही बात। भाई जज साहब दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये कैसे मान लें कि जज साहब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? तो जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास लाई डिटेक्टर की व्यवस्था हो चुकी है, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप उसको लगा दो और एक दिन के अंदर सारी सच्चाई निकलवा लो, तो वो क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास ऐसा कानून नहीं है। हमारे पास झूठी गवाही देना भी अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट फाइल करना अपराध नहीं है। अब जिसके घर में नोटों की बोरी मिली है वो सच बोलेगा कि मेरा नहीं, इसको कैसे मानेंगे? हमारे पास कानून नहीं है ना। हमने जो है कानून, मैंने कई बार मैं कहता हूं, हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया। भारत की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमने कानून बनाया एनएसए।
मैं कहता हूं भ्रष्टाचार से बड़ा हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई खतरा ही नहीं है, लेकिन हमने इसमें भ्रष्टाचार को शामिल ही नहीं किया। हमने एक कानून बनाया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। भ्रष्टाचार से ज्यादा अनलॉफुल एक्टिविटी क्या हो सकती है? भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। हमने उसमें अनलॉफुल एक्टिविटी में भ्रष्टाचार को शामिल ही नहीं किया। हमने ये कानून बना दिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ऐसा सड़ा हुआ कानून बनाया है कि संसद में जिन्होंने नोटों की गड्डियां लहराई थी उनको भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा सड़ा हुआ कानून बनाया कि सुखराम ऊपर चले गए, मुकदमा तब बाद में अपने आप खत्म हुआ। नरसिम्हा राव ऊपर चले गए, मुकदमा अपने आप खत्म हो गया। नेताओं का मुकदमा देखो कहां खत्म हो रहा है। लालू यादव आज भी बाहर घूम रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बाकायदा वो तो पार्टी चला रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं चारा घोटाला करने के बाद। क्यों? क्योंकि कानून सड़ा हुआ है। हमने बेनामी प्रॉपर्टी का एक्ट बनाया हुआ है। बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दो। अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर सब बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाएगी, लेकिन इसमें ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमने ब्लैक मनी डिस्क्लोज करने का सिस्टम किया। ब्लैक मनी का सीधा संबंध करेंसी से होता है। मैं पिछली कई बार कह चुका हूं, जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होगा। इसलिए यूरोप में, अमेरिका में मैक्सिमम साइज ही उनकी 100 है, उससे ज्यादा है ही नहीं। और हमारे देश में बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 100 रुपए से ज्यादा करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। आप नम्रता जी चले जाओ नीचे, चाय पी लो, 10 रुपए वो आपको पेटीएम, आप उसको यूपीआई करके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ले रहा है। तो मतलब जब गोलगप्पा बेचने वाले, चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, रेड़ी लगाने वाले, मूंगफली बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले ऑनलाइन पैसा ले रहे हैं, तो 100 रुपए से बड़ी नोट चल किस लिए रही है? 100 रुपए जो बड़ी नोट चल रही है वो इसीलिए चल रही है जो बोरियों में आपको दिखाई पड़ रही है। आप देख लो जज साहब के घर के जो पैसा मिला, सारी 500 मिलेगी। ये तो 2000 बंद हो गए, नहीं पहले 2000 मिलती। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, भ्रष्टाचार, कालाधन बहुत कम हो जाएगा। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, सीधा कानून इतना घटिया है कि आए दिन हवाला। अब ये जो पैसा आया है बोरी का, कैसे आया होगा? हवाला के जरिए आया होगा। और हवाला का सीधा संबंध करेंसी से। जितना ज्यादा कैश लेन देन होगा उतना ज्यादा हवाला होगा। आज की डेट में 5000 रुपए से महंगे सामान को अलाउ करने ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, 5000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दीजिए, काला धन भी खत्म हो जाएगा, हवाला भी खत्म हो जाएगा। ये कानून है भ्रष्टाचार, हमारा सिटीजनशिप एक्ट। आज पिछले 75 साल में किसी एक व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं हुई। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, उनकी नागरिकता खत्म कर देते हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करते हैं। सिंगापुर में भ्रष्टाचार सबसे गंभीर अपराध है। ड्रग और भ्रष्टाचार सिंगापुर में सबसे गंभीर अपराध है। चीन में भ्रष्टाचार सबसे गंभीर अपराध है। चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है, ठीक है। एक कंपनी का ठेकेदार था, कुछ अपने कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लिया, उसको फांसी दे दिया उठा के उन्होंने। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जब तक कानून नहीं हम बदलेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बस ये है कि कभी कभी दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये तो अच्छा हुआ होली के दिन होलिका माता ने जो है अपना कुछ प्रकोप दिखाया, देश को पता चल गया कि जो घर में नोटों की बोरी मिलती है, बस ये दिख गया है। बाकी दिखने वाला ये 1% कह सकते हैं, या 0.5 कह सकते हैं, या 0.1 कह सकते हैं, बाकी तो सब छुपा हुआ है। बाकी सब छुपा हुआ। लेकिन जैसे जज के घर में इतने पैसे मिले हैं, या भले ही वो सफाई दे रहे हैं, मैक्सिमम सजा उनके लिए क्या हो सकती है? नहीं, सजा जब चले तब तो, अभी तो अगर दोष साबित हो जाता है तो देखिए, ये भी एक ना मतलब बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे सबके लिए अलग अलग नियम, अलग अलग कानून। एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ इतना बड़ा नोट मिल जाए ना, हाहाकार मच जाता अभी तक तो। तुरंत FIR दर्ज हो जाएगा। FIR दर्ज होके तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद उसका मामला शुरू हो जाएगा। लेकिन नौकरशाह के यहां अगर नोटों की बोरी मिल जाए तो भी उसको सस्पेंड तो कम से कम कर ही देते हैं, इमीडिएटली सस्पेंड कर देते हैं। कोई भी नौकरशाह हो, सस्पेंड तो तुरंत कर देते हैं, टर्मिनेट भले नहीं करते हैं, काम शुरू हो जाता है। लेकिन जज साहब के यहाँ अब मिलिए, अब प्रोसेस देखिए, मतलब कानून हमारा देखिए। उनके यहाँ पहले इन हाउस इंक्वायरी होगी। इन हाउस इंक्वायरी कौन करेगा? जज ही करेंगे। तो जज साहब के यहाँ नोटों का बंडल मिला, जज ही साहब इन हाउस इंक्वायरी करेंगे। अच्छा। और अभी तक पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ये बताता है किसी भ्रष्टाचारी जज को कुछ नहीं हुआ है। किसी भी पैसा लेके गलत फैसला देने वालों जजों को कुछ नहीं हुआ है। केवल इतना किया जाता है, उनसे कह दिया जाता है तुम इस्तीफा दे लो। इवन उनका जो पेंशन भी नहीं बंद की जाती है। मेरी जानकारी में, हो सकता है ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता है, मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे भी केस हुए जहां एकदम साफ साफ एविडेंस था कि हाँ, इस जज ने गलत फैसला दिया है, इसके बदले इसने मकान लिया है, इसके बदले इसने फ्लैट लिया है, इसके बदले फार्म हाउस लिया है। तो उस जज को सीधे बोल दिया काम करो, इस्तीफा देकर निकल जाओ तुम चुपचाप। यहाँ लखनऊ हाईकोर्ट में हो चुका है, एक जस्टिस थे,
उन्होंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल वाले से, एक मेडिकल माफिया है, एजुकेशन माफिया है पूर्वांचल का, उससे उसका उन्होंने काम किया था, उसके बदले फेवर किया था। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब जस्टिस दीपक मिश्रा सीजेआई हुआ करते थे। ठीक है, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इन हाउस इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद उसको कहा भाई तुमने तो कुछ पैसा माल पानी लिया हुआ है, तो काम करो तुम इस्तीफा दे लो, बस। ये कोई तरीका है क्या? कठोर आप एक बार, और मेरा तो ये मानना है जितना बड़ा पद हो उसकी नैतिकता उससे ज्यादा होनी चाहिए, और जितना बड़ा पद हो उसकी सजा उतनी कठोर होनी चाहिए। तब तो आम जनता में समझ में आएगा, सबक जाएगा। अरे बाप रे बाप, जज साहब को 20 साल हो गया, 30 साल सजा हो गई, हमारी क्या हालत हो गई? अभी तो क्या हो रहा है, अच्छा जज साहब को तो कुछ हो ही नहीं सकता, जज साहब भी जानते हैं कुछ नहीं हो सकता है, जज साहब और बाकी लोग भी जानते हैं कुछ नहीं हो सकता, तो वो चल रहा है। ये जो एक देश में दो कानून चल रहा है कि जज के लिए अलग कानून, नौकरशाहों के लिए अलग कानून, नेताओं के लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून, ये व्यवस्था बदलने की जरूरत है। नहीं, मैं एक बार इसमें 2-3 चीजें और जोड़ देता हूं। अब कोलेजियम से क्या हो रहा है कि जज अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो कोलेजियम में क्या हुआ कि 10 वकील जो पिछले 20 सालों से एक साथ कोर्ट आते थे, एक साथ कोर्ट से जाते थे, एक साथ लंच करते थे, एक साथ शाम को बैडमिंटन खेलते थे, पूरी अच्छी खासी दोस्ती पिछले 10 साल से 20 साल से, उसी में से एक वकील जज बन गए। ठीक है, और अगले दिन वो जज बन गए और उनके बाकी 9 दोस्त वकील हो गए। अब आप ही बताओ ऐसा कैसे हो जाएगा कि जिसने 20 साल की पुरानी दोस्ती है, पहली प्राइमरी एक साथ पढ़ा, जूनियर एक साथ पढ़ा, 10वीं 12वीं एक साथ किया, ला एक साथ किया, और ये किया नहीं किया कम से कम 20 साल एक साथ वकालत किया है, और जज बनते ही वो जज इतने एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इतने फर्म हो जाएंगे कि अपने उस साथियों की मदद नहीं करेंगे, उसकी तरफ वो इंक्लाइंड नहीं होंगे। ये तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सिस्टम ही है। मैं तो पिछली कई बार कह चुका, कम से कम कोलेजियम जब तक नहीं खत्म हो रहा है, इतना तो करिए कि जिसको जज को अपॉइंट करिए, कम से कम उस हाई कोर्ट में उसको जज मत बनाइए। मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप किसी वकील को जज बना रहे हो, तो इमीडिएटली आप उसको जज बना के किसी और कोर्ट में भेजो, उसको इलाहाबाद में क्यों रख रहे हो? अब ये जस्टिस वर्मा जिनके यहाँ पूरा बंडल मिला है, ये वहीं पैदा हुए, वहीं वकालत किए, और वहीं जज बने, और वहीं कई साल तक जज रहे। तो आप ये सोचो कि अभी दिल्ली में नोटों की बोरी मिल रही है, जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे होंगे तो इन्होंने अपने साथ वालों का और क्या क्या किया होगा भगवान जाने। वापस उनको वहीं तो भेजा गया है, और फिर हो क्या रहा है कि वापस वहीं भेज दे रहे हैं, मतलब जहां से आए वहीं चले जाओ। तो वहां वालों ने विरोध किया। मैं व्यक्तिगत किसी एक जज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूं। राइट, ओवरऑल सिस्टम। जैसे आप ये देख लो कि जो आईएएस होता है अपने जिले में नहीं रह सकता, उसकी पोस्टिंग उस जिले में हो ही नहीं सकती, उस जिले में छोड़िए उसके सराउंडिंग जिलों में भी नहीं हो सकती। मतलब अगर आईएएस का घर आपके मेरठ में है, तो मेरठ की बाउंड्री से टच करने वाले जितने जिले हैं उन सारे जिलों में उस आईएएस की पोस्टिंग नहीं हो सकती। हम ये मामला जुडिशरी में लागू कर रहे हैं कि जो वकील जिस कोर्ट्स में पूरी वकालत किया है, उसको हम उस कोर्ट में जज बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हम जैसे जज बनाएंगे भी उसको कहीं और भेज देंगे। मुझे लगता है बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब देखते हैं, इतनी बड़ी घटना आ गई है, केवल खबर बन के रह जाएगी, 2-4 दिन इस पर चर्चा होकर रह जाएगी, उसके बाद वो भी दब जाएगा, या वास्तव में संसद में चर्चा करके जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होगी, जुडिशियल चार्टर लागू होगा, ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम शुरू होगा, जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम सही होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, और जहां प्राइमा फेसा ये दिखेगा कि भाई जज बार बार ये गलत फैसला दे रहा है, तो कम से कम ऐसे लोगों को सस्पेंड करके, टर्मिनेट करके इनको जेल में डालने की व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि पिछले 75 साल में किसी जज ने ऐसा काम नहीं किया उसको जेल में न डाला जाए। बहुत सारे जजों ने जेल जाने लायक तक काम किया है, लेकिन उनको डाला नहीं गया। हमारे पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि उनको जजों को जेल में डाल दे। आपने कोलेजियम का जिक्र किया, और मैं इस खबर को लेकर जब पढ़ रही थी तो उसमें भी लिखा हुआ आया कि भाई कोलेजियम बैठक बुलाई गई। समझाएंगे थोड़ा सा क्या है दर्शकों को, क्या होता है ये, इसमें कौन कौन शामिल होता है? नहीं, इसमें सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जजेस ही होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 उनके, ठीक है, सीनियरिटी में 4 और, ये मिलकर इसको कोलेजियम कहते हैं। और वो बैठक बुलाई गई थी जिन्होंने इनका ट्रांसफर किया। मुझे कोलेजियम से भी कोई दिक्कत नहीं है, कोलेजियम भी चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कुछ लॉ कमीशन पहले कह चुका है, वेंकटचलैया कमीशन पहले कह चुका है, अलग अलग जजेस पहले कई बार कह चुके हैं। मैं तो ये कहता हूं, इस नोटों की जो बोरी मिली है, इसी से सबक लेते हुए इसी को आज से ही शुरू कर दें। जब जागो तभी सवेरा। पिछले 75 साल में क्या हुआ छोड़ो, न्याय बिक रहा था, आज से अगर कम से कम इतना शुरू कर दें कि आज के बाद अब न्याय बिकना बंद हो जाएगा,
तो मैं तो इसी बात से संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन वो ऐसे न्याय बिकना बंद नहीं होगा कि केवल आपने जस्टिस वर्मा को कुछ सजा दे दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया या उनको सस्पेंड कर दिया, इससे भ्रष्टाचार न्यायपालिका सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन सौरभ, जैसा केस ही उत्तराखंड में भी हुआ, जहां पर एक महिला ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, इन सारी चीजों को इन पर कैसे लगाम लग सकती है? कोई पत्नी पति की हत्या कर, एक सहारनपुर का केस आया जिसमें बीजेपी नेता ने अपने 3 बच्चों को, बीवी को गोली मार दी शक के आधार पर। ये सब चीजें क्या हैं? ये इन पर कैसे रोक लग सकती है? नम्रता जी, एक्चुअली इसका समाधान तो हमारे अपने वेदों में है, इसका समाधान हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था में है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर चर्चा नहीं हो रही, उसके हिसाब से हम आगे काम भी नहीं कर रहे। व्यक्ति का स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो सोचता क्या है। जैसा वो सोचता है वैसा व्यवहार करता है, ये तो आप भी जानती होंगी ना। जो हम दिन रात सोचेंगे वैसे हम रिएक्शन करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन सोच इस बात पर निर्भर करती है कि वो आंखों से क्या देखता है, कान से क्या सुनता है, मुंह से क्या खाता है, ठीक है, नाक से क्या सूंघता है। तो इसके लिए अंग्रेजी में कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा अंदर जाएगा तो कूड़ा बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि कूड़ा अंदर जाएगा तो व्यक्ति कूड़ा सोचेगा तो कूड़ा जैसा व्यवहार करेगा। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में देखिए, हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन चूंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था तो वही चल रही, पुरानी वाली चल रही है। जो 1929 में मैकाले सीबीएसई बोर्ड बना के गया था वही चल रहा है, आईसीएसई बोर्ड जो अंग्रेजों ने बनाया था वही चल रहा है। हमने कुछ बदला नहीं है। सेंसेस कंट्रोल होना चाहिए, हमने कहीं सिखाया नहीं। इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करना है, हमने सिखाया नहीं। अष्टांग योग हम सिखा नहीं रहे। भारत की जो मौलिक शिक्षा व्यवस्था उसको सिखा नहीं रहे। हमारे देश में जो एक से एक वीरांगना महिलाएं थीं, महान पुरुष थे, महान राजा थे, संत थे, तपस्वी थे, वो कहीं सिलेबस में डाला नहीं जा रहा है। हो क्या रहा है, हम आजादी के नाम पे कूड़ा देखने की आजादी दे दिए हैं, आजादी के नाम पे कूड़ा खाने की आजादी दे दिए हैं, आजादी के नाम पे कूड़ा सुनने की आजादी दे दी है, आजादी के नाम पे हमने कूड़ा फिल्म बनाने की आजादी दे दिया, आजादी के नाम पे हमने पॉर्न वेबसाइट, पॉर्न कारोबार चलाने का आजादी दे दिया, आजादी के नाम पे हमने व्यापार के नाम पे हमने व्याभिचार की आजादी दे दिया। हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, कैसीनो बार, दुनिया बार, ये बार, वो बार। और ये आजादी कौन दे रहा है? ये भारत के संविधान की शपथ लेने वाले दे रहे हैं, जो आर्टिकल 47 कहता है कि भारत में नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। आधी समस्या का मूल कारण है हमारी घटिया शिक्षा, और आधी समस्या का मूल कारण है ये पॉर्न वेबसाइट, ये फूहड़ फिल्में, ये घटिया अश्लील सीरियल, ये ओटीटी पे बनने वाले कंटेंट, ये घटिया, ये यूट्यूब पे अश्लीलता फैलाने की जो पूरी वो दे दिया है। आप यूट्यूब चैनल खोल के काला जादू दिखाओ, अंधविश्वास फैलाओ, तंत्र मंत्र सिखाओ, कुछ भी कराओ, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। मैं उनको नहीं मानता, वो 1-2 केस आपके सामने आ चुका है। अल्टीमेटली इसकी इजाजत कौन दे रहा है? पॉर्न वेबसाइट को पूरा धड़ल्ले से चलाने की आजादी कौन दे रहा है? हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार खुलवाने की आजादी कौन दे रहा है? कैसीनो बार खुलवाने की आजादी कौन दे रहा है? ये घटिया शिक्षा बदलना किसकी जिम्मेदारी है? ये घटिया जो हमारा सिस्टम चल रहा है इसको बदलना किसकी जिम्मेदारी है? इस मैकाले की शिक्षा को बदलना किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा सिलेबस, अच्छा करिकुलम लाना किसकी जिम्मेदारी है? केवल समाज की थोड़ी है। अरे समाज को तो आप जो दिखाओगे ले लेगा, वो इनपुट करेगा, इनटेक करेगा। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और हमने इतना तक नहीं कंट्रोल किया कि कम से कम अगर बच्चे का मोबाइल 18 साल से कम है तो उसको कम से कम कुछ तो कंट्रोल हो जाए। कुछ भी नहीं कंट्रोल है। आप जरा देखो फेसबुक, आप देखो, आप अपना काम करते रहोगे तब तक एक लिंक ऐसी आएगी, उसमें पता नहीं ऐसी चीज रहती है कि आपके लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। आप यूट्यूब देखो, आप अपने अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हो, फिर भी एक लिंक बगल से आएगी, आप उसको, मतलब अगर आपने उसको क्लिक कर दिया तो आप तो खुद भी परेशान हो जाओगे। ये चल रहा है। इसके लिए केवल समाज जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए शासन जिम्मेदार है, सरकारें जिम्मेदार है, इसकी व्यवस्था जिम्मेदार है। इस शिक्षा व्यवस्था को बदलना इस सरकार की जिम्मेदारी है। नैतिकता पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। इतने लोग हैं, इतनी हमारी अच्छी शिक्षा व्यवस्था, मैं ये नहीं कहता हूं 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं विदेशी शिक्षा, विदेशी सोच, विदेशी जो कंटेंट आ रहे हैं उसका परिणाम है, और भारत में दिख रहा है। और अभी तो मैं कह रहा हूं अभी भी कंट्रोल हो सकता है। और अगर अभी हमने नहीं किया तो जैसे भारत में
वो अमेरिका में 1/3 बच्चों को माता का नाम पता होता, पिता का नाम ही नहीं पता होता, क्योंकि वो पेट में रहता है तब तक डिवोर्स होता है और बाद में पैदा होता है तो कहीं और उसके फादर कोई और होते हैं। ये चल रहा है ना अमेरिका, 1/3 चल रहा है। ये भारत में यही शुरू हो जाएगा, जहां पे 7 जन्म का बंधन होता था, जहां पति एक दूसरे से प्रेम कम एडजस्टमेंट ज्यादा किया करते थे, जहां एक दूसरे के प्रति समर्पण होता था, जहां इतने त्योहार होते थे एक दूसरे के प्रति भावना पैदा करने के लिए, जहां हमारी संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी, सब खत्म होता जा रहा है। सब खत्म होती जा रही। सब खत्म कहां? पश्चिम का प्रभाव। पश्चिम का प्रभाव को कौन, आप और मैं थोड़ी पश्चिम का प्रभाव रोक सकते हैं। हमें पश्चिम के प्रभाव को तो शिक्षा मंत्रालय रोक सकता है, पश्चिम के प्रभाव को संस्कृति मंत्रालय रोक सकता है, पश्चिम के प्रभाव को कानून मंत्रालय रोक सकता है, हम आप नहीं रोक सकते। आपने मैरिजेस का जिक्र किया, विदेशों का हालांकि आप एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन आजकल एक और ट्रेंड चल पड़ा है। शादी होती है, 1-2 साल चलती है, टूटती है, उसके बाद एल्यूमिनी की डिमांड कर दी जाती है। हमने धनाश्री और चहल के केस में भी यही देखा, और उसके बाद से एक नई बहस शुरू हो गई जिसमें बहुत सारे लोगों ने चहल का समर्थन किया और कहा कि भाई लड़के एटीएम नहीं है। तो आज की डेट में हमारे कानून इतने घटिया हैं कि मान लीजिए पति ने पूरी मेहनत ईमानदारी से एक मकान खरीदा, उसको बहुत प्यार है अपनी पत्नी से, और उसने उस फ्लैट को, उस मकान को अपनी पत्नी के नाम खरीद दिया। वो कमाने चला गया लंदन, साहिल वाला केस आप देख लीजिए, और लंदन से कमा कमा के पैसे भेजे जा रहा है पत्नी के नाम पे, ठीक है। इस बीच यहाँ किसी और कुछ गड़बड़ हो गई, अफेयर कहीं और हो गया। आज की डेट में अगर वो पति वापस आए, जिसको धोखा मिला अपनी पत्नी से, वो अपना मकान वापस नहीं ले सकता। हाँ, पत्नी चाहे तो मकान तो मिल ही गया है, उसको तलाक देने के बदले पैसा जरूर ले सकती है। ये कानून, ये घटिया कानून। इसलिए तो मैं कहता हूं भारत की ऐसी जितनी समस्याएं हैं ना, इनमें सबसे बड़ा कारण घटिया कानूनों का है। 2005 में जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, उसका इतना मिसयूज हो रहा है, इतना मिसयूज हो रहा है। क्यों? इसलिए वो हो रहा है कि उसमें झूठी शिकायत करना कोई अपराध नहीं है। पुलिस को भी पता है कि ये पति के खिलाफ झूठी शिकायत कर रही है, वो पति, हाँ, पता चल जाता है, पता चल जाता है, बातचीत में पता। लेकिन पुलिस कहता मैं क्या करूं, कानून में तो लिखा है, मुझे तो अब तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। मैंने तो ऐसे केसेस भी अश्विनी जी देखे हैं जिसमें पहले लड़की जाएगी समझौता करने के लिए, ठीक है समझौता कर लेंगे, पता ना समझौते से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब बात नहीं बनेगी तो वो 4-5 महीने बाद, नहीं अब तो हम केस डालेंगे। मैं भारत के खासतौर पे जो फैमिली लॉज हैं, ये 100% इन कानूनों को रिव्यू करके बदलने की जरूरत है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग झूठी शिकायतों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, पैसा एक्सटॉर्शन करने के लिए वो पता चालाक लोग हैं, उनको पता है कि चाहिए केवल पति को नहीं, एक काम करो, इसके बहन बहनोई को भी फंसाओ, इसके माँ बाप को भी फंसाओ, इसकी बुआ को भी फंसाओ, इसके फूफा को भी फंसाओ, उस बहन को भी फंसाओ जो वहां रहती ही नहीं, जिसकी शादी हो गई। हाँ, अरे और उस बहन को फंसा दो जिसकी शादी होने वाली है, तो और ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगे यार मेरी अगर छोटी बहन है, मेरी छोटी बेटी है, अगर ये जेल गई, इसकी शादी कैसे होगी, तो उनको फिर जल्दी से वो मुंहमांगी कीमत दे देंगे। ये हो रहा है। और क्यों हो रहा है? कानून घटिया है। कानून बदलना किसका काम है? सरकार का काम है। तो ये जो भारत में इस समय आत्महत्या हो रही है, जो बेचारे निर्दोष, चाहे वो एक वहां हुआ था जो बेंगलोर वाला, क्या नाम था उसका, अतुल सुभाष, उसके बाद एक और केस हुआ है, मुझे जगह याद नहीं आ रही, लेकिन आगरा हाँ, शर्मा, मयंक शर्मा, उस लड़के ने सुसाइड किया। हाँ, सुसाइड किया। निकिता उसकी बीवी का नाम था, वो मुझे टाटा में जॉब कर रहा था, टीसीएस में जॉब कर रहा था, ठीक है। ये क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ये परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। मतलब एक तो अपनी बीवी को कहीं और देख लिया, फिर भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फिर भी बीवी को तलाक चाहिए कि गुजारा भत्ता मिल जाएगा, फिर नहीं आत्महत्या करनी पड़ रही है। क्यों? इन घटिया कानूनों की वजह से। और मैं देख रहा हूं एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिस गंभीरता के साथ संसद में चर्चा करके इसको तत्काल बदलना चाहिए, तो बदला नहीं गया कानून। फिर आत्महत्या होगी, एक आत्महत्या हो जाएगी, अतुल सुभाष करेगा, 3-4 दिन मामला गर्म रहेगा, फिर वो मयंक शर्मा कर लेगा, फिर 3-4 दिन गर्म रहेगा, फिर आपका ये आ जाएगा, ये क्या नाम है जो देहरादून में हुआ, जिसने काट के उसमें सीमेंट की बोरी में भरा है, ये तो मेरठ वाला ही है, मेरठ वाला। हाँ, मेरठ वाला। तो अब ये 4-5 दिन मामला चलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ होगा नहीं। होना चाहिए कि इमीडिएटली होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कानून हमारे इतने सड़े हुए हैं नम्रता जी, कि अगले कम से कम 3-4 साल तक पार्लियामेंट रेगुलर चले, तब जाके कानून बदल पाएंगे। इतने घटिया कानून है, और ये करना चाहिए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, पब्लिकली निवेदन कर रहा हूं, कि सांसदों को क्षेत्र में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मंडे टू फ्राइडे आप पार्लियामेंट चलाइए, सैटरडे संडे सांसद अपने घर में जाइए, साल 2 साल आप रेगुलर पार्लियामेंट चलाइए, नॉन स्टॉप चलाइए।
52 हफ्ते होते हैं साल में, कम से कम 30 हफ्ते पार्लियामेंट चलाइए। 30 हफ्ते पार्लियामेंट चला के इन कानूनों को बदलिए। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, बेचारे निर्दोष पति परेशान है, व्यापारी परेशान है। इन घटिया कानून से ऐसा कौन सा वर्ग है जो नहीं परेशान है? निर्दोष ज्यादा परेशान है, दोषी कम परेशान है। सबसे बड़ी बात कि निर्दोष ज्यादा परेशान है, चाहे वो पत्नी निर्दोष हो या पति निर्दोष हो, वो निर्दोष ज्यादा परेशान है। 52 हफ्ते का आपने जिक्र किया, मुझे संभल की याद आ गई। लेकिन संभल से एक ऐसी खबर आई जिसने थोड़ा सा हैरान किया, क्योंकि जो हालात अब संभल में है, दावा किया जाता है कि सारी चीजें कंट्रोल में कर ली गई हैं, कोई उत्पात नहीं है, कोई बवाल नहीं मचाने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ श्रद्धालु बस से उतरते हैं, संतरे खरीदने की कोशिश करते हैं, रेट को लेकर बहस होती है। लेकिन उसके बाद की तस्वीर, डंडे चल रहे हैं, लाठी चल रही है, श्रद्धालुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये लोग कौन है? इन पर एक्शन कब होगा? और ये श्रद्धालु ऐसे कब तक पिटते रहेंगे? पहली बार नहीं पिटे हैं, इस तरह के कई वीडियोस आते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। क्योंकि जो श्रद्धा से जा रहा है, कम से कम वो तो मार पिटाई नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। संभल में हिंदू 10% है, ठीक है, और दुबई में भी हिंदू 10% है। लेकिन संभल में जब होली मनानी थी तो पूरा फ्लैग मार्च हुआ, पुलिस वाले, आपने देखा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्या जबरदस्त पुलिस लगी हुई थी, और उसे उत्साह के तौर पे मनाया गया कि देखो देखो कितने अच्छे से मन गई। आप ही बताओ, इतनी पुलिस लगानी पड़ी हिंदुओं के त्योहार पर। जितनी होली संभल में हिंदुओं ने खेली है, उतनी होली दुबई में हिंदू खेलते हैं, सिंगापुर में हिंदू खेलते हैं, न्यूयॉर्क में हिंदू खेलते हैं, जापान में हिंदू खेलते हैं। जहां जहां होली खेलते हैं वहां क्यों नहीं पुलिस लगानी पड़ती? और मैंने दुबई का एग्जांपल दिया कि लोग कहते हैं भाई संभल में, चूंकि संभल में मुस्लिम ज्यादा है तो दुबई में मुस्लिम ज्यादा है। अबू धाबी में भी हिंदू रहते हैं, वहां तो मात्र 5% है। अबू धाबी में होली खेली गई, वहां क्यों नहीं हुआ? अच्छा बाकी छोड़ो, यहाँ के हमारे मंदिरों पे कब्जा हो रखा है। संभल में मंदिरों पे कब्जा हुआ, अबू धाबी में एक मंदिर बना है, अभी कभी सुना उस मंदिर पे कोई पत्थर फेंक दिया हो? नहीं। संभल में क्यों हो रहा है? पहली बात तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, ये जो पाक नापाक की सोच है वो केवल डंडे के बल पे नहीं जाएगी। ये हराम हलाल की सोच केवल डंडे के बल पे नहीं जाएगी। भय बिन होए न प्रीत जरूरी है, सठे साठम जरूरी है, लेकिन पहले आपको शिक्षा बदलनी पड़ेगी। जब तक मदरसा है तब तक शांति नहीं आ सकती। पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, जो जहर घोला जा रहा है मदरसों में हिंदुओं के प्रति, मतलब सोचो आपकी केवल बस के ऊपर वो देवी जी का झंडा लगा है, उससे धार्मिक भावना हाथ हो रही है। अच्छा ऐसे में लेकिन अश्विनी जी, हम ये कह दें कि मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति जहर घोला जा रहा है, अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये बलूचियों से क्यों लड़ रहे हैं? इन्हें बलूचियों पर अत्याचार करना क्यों पड़ रहा है? वो तो मुसलमान ही है। नहीं, वो बलूचियों को भी नापाक मानते हैं, उनको भी काफिर मानते हैं। अरे हालत ये है कि जो सुन्नी है वो शिया को काफिर मानते हैं। मतलब जहां हिंदू है वहां हिंदुओं से लड़ना है, जहां खुद है वहां खुद में बढ़ जाना। मैंने आपको ना, जहां पे गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम काफिर। अब उसके बाद जहां गैर मुस्लिम खत्म हो गए, जहां केवल शिया सुन्नी बचे, तो शिया कह रहा है सुन्नी काफिर, सुन्नी कह रहा है शिया काफिर। पाकिस्तान में जो सुन्नी ज्यादा है तो वो कह रहे हैं शिया भी काफिर, अहमदिया भी काफिर, बलूच भी काफिर। ये जो काफिर वाली सोच है, पाक नापाक की सोच है, हराम हलाल की सोच है, इसका समाधान तो शिक्षा से ही हो सकता है। हम ये बता ही नहीं रहे कि भैया ऊपर वाला कोई भेदभाव नहीं करता, ऊपर वाले 9 महीने ही सबको पेट में रखता है, ऊपर वाले ने सबको 2 ही आंख दिया है, नाक में 2 ही छेद दिया है, मुंह में एक ही दिया हुआ है, 2 ही कान दिया हुआ है। ऊपर वाला चाहे हिंदू लड़की बनाता है या मुस्लिम लड़की बनाता है, वो बाल दोनों के तेजी के साथ बढ़ते हैं, और जो जेंट्स होता है उसके बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ हिंदू बेटी के लिए अलग कुछ व्यवस्था ऊपर वाले ने दिया, मुस्लिम के लिए अलग किया, बिल्कुल नहीं। तो जितना जो भेदभाव है वो नीचे वाले कर रहा है, और नीचे वाला भेदभाव ऊपर वाले के नाम पे कर रहा है। जैसे मांस खाना है किसी को तो कहेंगे हम इसको चढ़ाएंगे। अरे ऊपर वाला मांसाहारी थोड़ी है, ऊपर वाले को भेड़ बकरी थोड़ी पसंद है, ऊपर वाले को नहीं पसंद है, लेकिन नहीं ऊपर वाले के नाम पे मांस खाना है। आज ये त्योहार है, ऊपर वाला पसंद हो, खुश हो जाएगा। मतलब एक उन्होंने मूवी बनाई थी पीके, उसमें उन्होंने डायलॉग दिया था कोई फिरकी ले रहा है, लेकिन आमिर खान ने ये नहीं बताया फिरकी कौन ले रहा है। बस उन्होंने केवल शंकर जी के ऊपर अपना पूरा फिल्म को फोकस रखा था। ये फिरकी तो है, ये पाक नापाक की सोच, हराम हलाल की सोच। पेट में तो वो न हिंदू है, न मुसलमान, न पारसी, न ईसाई, पेट में बच्चा हिंदू है। बाहर आने के बाद उसको फिर अलग अलग तरीके से बना के, उसकी दाढ़ी अलग करके, उसका बाल अलग करके, उसका मूंछ अलग करके, या उसके कुछ अंग काट के, उसको पहचान तो नीचे वाले दे रहे हैं ना। तो ये जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा,
वेद पढ़ा नहीं रहे, उपनिषद पढ़ा नहीं रहे, खुलेआम शास्त्रार्थ की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। संविधान कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लेकिन ऐसा मदरसों में कोई है नहीं। तो एक तरीके से वहां पे तो जो लिखा है आपको वही पढ़ना है, उसी को विश्वास करना, उसी को सोचना है। वहां तो सवाल जवाब भी करना मुश्किल है। आप जरा सोचो, मनुस्मृति कितनी बार जलाई गई? किसी की गर्दन कटी क्या? नहीं। रामायण की चौपाइयों पर कितने विवाद हो चुके हैं, ढोल गवार शूद्र पसवारी सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। किसी को मारा क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या बोल दिया और कितने लोगों ने क्या क्या बोल दिया, कुछ हुआ क्या? आपके यहीं जेएनयू में दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की नंगी तस्वीरें बनाई गई, किसी को मारा क्या? किसी ने गला काटा क्या? नहीं किया। और आए दिन भी आज कुछ लोग बोलते हैं, राम लोग भगवान श्री राम के ऊपर टिप्पणी करते हैं, हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं कि ये कहते हैं ये गलत है, मतलब तर्क करते हैं। सबको स्वतंत्रता है। दूसरी तरफ तो नहीं है ना। दूसरी तरफ तो आप देखो नागपुर में क्या हुआ, सिर्फ अफवाह फैली, अफवाह फैला दिया, अफवाह फैलाया कि जी वो उस पे जो लिखा था, उस चादर पे कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ कुछ लिखा हुआ था। अब वो औरंगजेब मुर्दाबाद लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था कि आयतें लिखी हुई थी, अफवाह फैला दी। मैं आपको इसका एक कारण बताता हूं, हिंदू और गैर हिंदुओं का अंतर। आप मुझे बताइए, पूरे जीवन में माता कैकेयी ने एक गलती किया था कि राम को वनवास दे दिया। आप मुझे पूरे भारत में किसी एक लड़की का नाम कैकेयी बताइए। आप किसी एक लड़की का नाम मंथरा बताइए। आप किसी एक बच्चे का नाम शकुनी बताइए। आप किसी एक बच्चे का नाम दुर्योधन बताइए, दुशासन बताइए। आप किसी एक का नाम कुंभकर्ण बताइए, एक किसी का नाम मेघनाद बताइए, आप किसी का नाम आप रावण बताइए। हम नहीं रखते। अरे बाकी छोड़ो, विभीषण नहीं रखते जो राम के भक्त थे। आप जरा सोचो, विभीषण तो कुछ नहीं गड़बड़ की है ना, विभीषण तो अच्छे आदमी थे, राम भगवान श्री राम की पूजा भी करते थे, राम के भक्त थे, भगवान श्री राम ने उनको राजपाट भी दिया। तो हम इवन विभीषण भी अपने बच्चों का नाम क्यों नहीं रखते कि राम भक्त तो है लेकिन भाई से इसने द्रोह कर दिया, और तंज कस देते हैं कई बार हम लोग आपसदारी में, तो विभीषण हो रखा है बिल्कुल ही। आज की डेट में जयचंद नाम रखना लोगों ने छोड़ दिया। 20-25 साल तक जयचंद रखते, तब नहीं रखते हैं। और दूसरी तरफ जितना बर्बर, जितना आतताई, जितना बड़ा भाषी था, उतना प्यार से रख रहे हैं। औरंगजेब नाम रखते हैं, बाबर रखते हैं, हुमायूं रखते हैं, तुगलक रखते हैं, खिलजी रखते हैं, गोरी रखते हैं, तैमूर रखते हैं, तैमूर रखते हैं। पढ़े लिखे लोग, हाँ, गांव वाले ने समझ में आ रहा है, मुंबई के बॉलीवुड वाले तैमूर रख रहे हैं। ये सोच का फर्क है। हम हर चीज को सही और गलत तरीके से देखते हैं। हमारे यहां हम किसी गुंडे बदमाश को नहीं कहते कि ये स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ तो वो दाऊद इब्राहिम भी जन्नत का हकदार है। महात्मा गांधी जन्नत के हकदार नहीं है, नेहरू जी जन्नत नहीं जा सकते। या आज की डेट में कहिए तो जितने बड़े बड़े हमारे पत्रकार हैं, जैसे रवीश कुमार जन्नत नहीं जाएंगे। एक बार वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था ये रवीश कुमार हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो लोग जन्नत नहीं जाएंगे। जाकिर नाइक का वीडियो था। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग व्यवस्था है। तो ये जो सोच है ना, मजहबी सोच, मजहबी उन्माद जो आ रहा है, वो उस तालीम से आ रहा है। और इस तालीम का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो 5 बार कहा जाता है ना, वो सबसे बड़ा रूट है। लाउड स्पीकर से क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। आपने किसी पूरे देश में हनुमान जी के भक्त को सुना कि हनुमान जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है? कृष्ण के भक्त कभी नहीं सुना होगा आपने, कृष्ण के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। राम के भक्त कभी नहीं कहते राम के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। शंकर जी के भक्त कभी नहीं कहते शंकर जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। कट्टरता वहां से आती है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है ना, किताबें पढ़ता है, वो तो 8-10 साल का होकर जब समझदार होगा तब तो पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा सुनना शुरू करता है, वो 6वें महीने से, माँ के पेट से, यानी पैदा होने के 3 महीने पहले सुनना शुरू कर देता है। और वो जो सुनता है कि नहीं, केवल यही, केवल यही, केवल यही, दूसरा कोई नहीं, वो है कट्टरता का मूल कारण। और ये हमारे देश में हिंदुओं में एक बार कट्टरता आई और इसका युद्ध हुआ है। विजय, जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, इसको पहले विजयनगरम साम्राज्य कहते थे। राजा राज चोल, वहां के चोल राजवंश था हमारा वहां पे एक बार झगड़ा हुआ था इस बात को लेके, आदिदेव कौन है। क्योंकि वहां पे साउथ दक्षिण भारत में कुछ लोग शंकर जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग शैव हैं, कुछ लोग वैष्णव हैं। वैष्णव विष्णु जी को आदिदेव मानते हैं, शैव शंकर जी को आदिदेव मानते हैं, और दोनों भिड़ गए। हालांकि वो 9वीं शताब्दी की घटना, उसके बाद फिर दोबारा कैसा हुआ नहीं। दोनों भिड़ गए, वो कह रहे नहीं आदिदेव शंकर हैं, वो बोले आदिदेव विष्णु हैं, और इसी में दोनों युद्ध हो गया था। अच्छा खासा एक पूरा टसल हो गया था, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये जो सोच है ना, जब तक आप किसी भी विषय पे खुली शास्त्रार्थ का इजाजत नहीं देंगे,
कुरीतियों के ऊपर खुली चर्चा नहीं करने देंगे, किताबों में क्या लिखा है उसकी समीक्षा नहीं करने देंगे, क्या बोला जा रहा है उसकी समीक्षा नहीं करने देंगे, तो ये समस्या रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जब कोई नेता बोल रहा होता है और अजान कहीं से हो जाए, अब तो खैर हम ये तस्वीरें नहीं देखते, लेकिन हमने देखा है कि नेता अपने बयान को रोक दिया करते थे, बड़े बड़े नेता। दूसरी चीज, अभी जिक्र चलाई है तो मुझे याद आ गया, उससे बड़ा, मतलब इससे बड़ा राजनीतिक पाखंड तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जब आप अजान सुन रहे हैं, वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब न ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के लायक नहीं, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी पूजा के लायक नहीं, गणेश जी पूजा योग्य नहीं, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती पूजा योग्य नहीं, जैन हमारे जो 24 जैन तीर्थंकर है वो पूजा योग्य नहीं, गौतम बुद्ध जी पूजा योग्य नहीं, हमारे सिखों के 10 गुरु पूजा योग्य नहीं है। और ये आप ये सुन रहे हैं आराम से और कह रहे हम सम्मान कर रहे हैं सनातन धर्म का। इससे बड़ा अपमान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जब आप अजान सुनने के बाद आप शांत हैं, आप विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ तो करो। आप सुन रहे हैं और उसके बाद भी आप हैरान, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये वो नेता हैं जो महाकुंभ पर या तो उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आए, लेकिन रोजा इफ्तार पार्टी में बहुत धड़ल्ले से पहुंच गए। वो तस्वीरें आपने अब तक देख ली होंगी, अखिलेश यादव, जया बच्चन पहुंची है, सोनिया गांधी पहुंची है, और वो खड़गे जी कितना कितना कुछ बोल रहे थे महाकुंभ को लेकर। तो नेताओं का भी एक इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर। ये तो चलिए अपने वोट बैंक के लिए करते हैं, लेकिन जनता तो कम से कम सोचती है। खैर, नागपुर का आपने जिक्र किया था, तो नागपुर पर ही चलते हैं कि एक अफवाह उड़ी और उसके बाद बवाल मच गया। तो जितनी जानकारी मुझे मिली उसके हिसाब से जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, जो बहुत वक्त से विरोध कर रहे थे, उस दिन वो विरोध कर रहे थे 12 साढ़े 12 बजे दिन में, और ये सारा उत्पात मचाया गया रात को 8:30 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक। दूसरी बात जो मुझे जानकारी मिली वो ये कि जहां पर एक बहुत बड़ी पार्किंग थी, जहां पर आग लगाई गई, जहां पर आगजनी की गई, वहां पर 4 बजे के बाद जितनी भी मुस्लिम गाड़ियां थी या मुसलमानों की गाड़ियां थी वो सारी हटा ली गई, और हिंदुओं की गाड़ियों को चुन चुनकर, जहां पे ओम का निशान था, कहीं और था, उनको टारगेट किया गया। तो ये सोची समझी साजिश थी आपके हिसाब से भी? बिल्कुल सोची समझी साजिश है, और इसका भी मूल कारण है घटिया कानून। हमारे देश में अफवाह फैलाना कोई गंभीर अपराध नहीं है। अफवाह फैलाने के कारण कई बार दंगे हो चुके हैं, लेकिन किसी भी अफवाह फैलाने वाले को आज तक आजीवन कारावास फांसी नहीं हुई। आप जरा सोचिए, पहली बात तो वहशी दरिंदे औरंगजेब की कब्र को कानून द्वारा सुरक्षित नहीं करना चाहिए। आज इस देश में आप जरा सोचो, जैसे चीन भी गुलाम था, जैसे चीन आजाद हुआ उसने सारे गुलामी के नामों निशान मिटा दिए अगले 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। और कुछ लोगों को स्टैच्यू बना के रखा हुआ है। जानते क्यों रखा हुआ है? प्रतिदिन वहां लोग जूते मारते हैं आके। मैंने अपने उस पर एक्स पे डाला हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को यूज करिएगा। कैसे, मतलब चीन क्या करता है। पहले तो उसने सारे वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां थी, सब ठीक कर दिए, सिलेबस ठीक कर दिया, सिलेबस से वहशी दरिंदों का पन्ना फाड़ दिया। कुछ जो ज्यादा थे, एकदम दरिंदे थे, उनकी एक जगह पे करीब 15-20 की मूर्ति रखवा लिया है, और वहां पे आम जनता पर डे आती है और चप्पल मार मार के जाती है। और हमने क्या किया, 1958 में एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बनाया, और एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के बना के उन वहशी दरिंदों की मजारों को सुरक्षित कर दिया, उनके मकबरों को सुरक्षित कर दिया, उनके हर निशानी को सुरक्षित कर दिया। और वहशी दरिंदों को निशानी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, ASI, और उसके ऊपर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यानी हमारे और आपके टैक्स के पैसे से औरंगजेब की मजार सुरक्षित की जा रही है। और जहां जहां ASI है वहां पे पूरी सिक्योरिटी है, वहां पे पूरा स्टाफ लगा होता है, वहां वेतन भत्ता जाता है। 5,000 करोड़ के आसपास पूरे साल में खर्च हो रहा है हमारे आपके जिसकी कोई जरूरत है नहीं ना, मतलब ही नहीं। अगर ये एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट नहीं बना होता तो ये औरंगजेब की कब्र या जो भी मकबरे सकबरे खत्म हो चुके थे, आम जनता खुद ही खत्म कर लेती। लेकिन घटिया कानून बनाया। इसलिए तो कहता हूं, भारत में गुलामी का निशान मिटाने के लिए कानून नहीं बनाया, गुलामी के निशान को कंटिन्यू करने के लिए घटिया कानून बना, एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। अच्छा, औरंगजेब की कब्र कहां? औरंगाबाद, जिसको संभाजी नगर कहते हैं। और दंगा कहां हो रहा है? नागपुर में। भाई उन्होंने क्या किया, पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह, नागपुर में क्या किया, एक सिंबॉलिक कब्र बनाई, उसके बाद उसको खोदा, खुद ही बनाई खुद ही खोदा, ये दिखाने के लिए कि देखो हम औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं। औरंगजेब की कब्र खोदने के बाद अगर किसी की भावना आहत हो रही है, उसके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। वो वहशी था, दरिंदा था।
अगर उस वहशी दरिंदे के साथ कोई खड़ा हो रहा है, वो चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे लेखक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कलमकार हो, उसके खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए, यूएपीए लगाना चाहिए। जो वहशी दरिंदों के साथ खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगानी चाहिए। जो वहशी दरिंदों के साथ खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगानी चाहिए। अगर आजादी के 75 साल के बाद भी कोई उन वहशी दरिंदों के साथ खड़ा है तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और जो बहुत बड़ा खतरा है उसको बाहर नहीं रखना चाहिए, उसको सीधे जेल में सड़ा देना चाहिए। और उल्टा वो बेचारे उनके खिलाफ एफआईआर हो गया जो वहां पे वो कब्र बना के खोदे हुए थे। पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहशी दरिंदों की कब्र खोदने से धार्मिक भावना कैसे आहत हो जाएगी। वहशी दरिंदों की कब्र खोदने का विरोध करने वालों पे उनको सजा देनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए, उनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। और कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर लोग कह रहे हैं कि इतने साल बाद जरूरत क्या है, खोदने की जरूरत ही क्या है, जो पड़ा रहने। अरे भैया इतने साल इसलिए है कि क्योंकि ये काम तो 1950, 51, 52 तक हो जाना चाहिए था। चीन 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने गुलामी के नामो निशान मिटा दिया। हम 47 में आजाद हो गए और 25 तक अभी तक काम नहीं कर पाए। ये गुलामी के नाम क्यों चल रहे हैं? एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के कारण। गुलामी के निशान क्यों चल रहे हैं? एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण। गुलामी की जो कुरीतियां चल रही हैं क्यों? हमने घटिया कानूनों को नहीं बदला। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं बदला, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट नहीं बनना, 1937 का शरीयत एक्ट नहीं बनना। गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं क्यों? तो इनको खत्म करना कायदे से ये हमारी पहली सरकार की ड्यूटी थी। जो पहली सरकार आई वो संविधान का आर्टिकल 13 को पढ़ती। आर्टिकल 13 कहता था आप यहां से जितने भेदभाव करने वाले नियम कानून खत्म कर दो, और प्रियम्बल कहता है एक संप्रभु राष्ट्र बनाओ। संप्रभु का मतलब गुलामी का नामो निशान मिटाओ। ये काम नेहरू जी का था, आम जनता का काम नहीं है। ये सांसदों को जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, ये भाषण देने के लिए नहीं मिलता, तू मैं करने के लिए नहीं मिलता, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी और शेरो शायरी के लिए थोड़ी मिलता है, रैली करने के लिए थोड़ी मिलता है, अपनी पार्टी चलाने के लिए थोड़ी मिलता है, बूथ सम्मेलन करने के लिए थोड़ी मिलता है। सांसदों और विधायकों को वेतन भत्ता मिलता है एक संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए, गुलामी का नामो निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। ये देश से बहुत बड़ी गद्दारी हुई है, ऐसे घटिया घटिया कानून बने हुए। एक आखिरी सवाल बस, 30 मार्च का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आरएसएस मुख्यालय जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय में जा रहा हो। कितना अहम है 30 मार्च का दिन, कैसे समझाएंगे इसे? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, वो जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार संघ कार्यालय नागपुर जरूर जाना चाहिए। आप वहां जाएंगे, वहां का ऐसा ऑरा है, उस ऑरे से आपको बहुत कुछ मिलेगा। वहां जाने से आपकी सोच बदलेगी। नागपुर संघ कार्यालय जाएंगे, वहां जहां डॉक्टर साहब ने अपना उसके नींव रखी इतने बड़े संगठन की, जो आज पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उस जगह में कुछ है, वहां का ऑरा कुछ है। वहां जाके आपकी सोच बदलती है, आपका विचार बदलता है, राष्ट्र के प्रति आपके अंदर समर्पण की भावना आती है। मैं भी गया हूं, मैं तो इनफैक्ट कई बार गया हूं, कई बार मेरे वहाँ कार्यक्रम भी होते रहते हैं तो मैं जाता रहता हूँ, वहाँ मुझे जाने का अवसर मिलता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो अपना त्याग, तपस्या और अपने परिश्रम और सबको साथ लेके जो शुरू किया है, मैं तो कहता हूँ हर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, हर सांसद को जाना चाहिए, हर विधायक को जाना चाहिए, हर नागरिक को जाना चाहिए। सभी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों के एक बार नागपुर में जाना चाहिए। वहां जाते ही उस क्षेत्र का ऑरा ऐसा है कि जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, वहां पे डॉक्टर साहब की भी मूर्ति है, वहां जैसे आप प्रणाम करेंगे, उस एरिया में थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा भोजन करेंगे, वहां पे जल पिएंगे, उससे आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी। अश्वनी उपाध्याय जी से हमने आग्रह किया था कि भले ही आपके पैर में मोच है लेकिन आप आइए, क्योंकि सोच बदलने की बहुत जरूरत है। नहीं, जहां तक संघ के बारे में आपको बताऊं, संघ कर क्या रहा है? संघ वो सारे कार्य कर रहा है जो भारत के संविधान में लिखा है। भारत का संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करो, संघ का पूरा कार्य इसी पे फोकस है। भारत का संविधान कहता है समरसता ले आओ, सबको समान अवसर दो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, सबको जो है सबकी सामाजिक स्थिति एक जैसी हो। संघ यही काम कर रहा है। नहीं, लेकिन फिर कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि कई सालों तक झंडा क्यों नहीं फहराया गया था? नहीं तो भगवा झंडा तो अपने आप में त्याग की सबसे बड़ी मूर्ति है। भगवा झंडा, सैफरान तो अपने आप में सबसे बड़ी त्याग की मूर्ति है। इसमें सवाल होना ही नहीं चाहिए। जो सवाल कर रहे हैं शायद उनको भगवा झंडे का
नहीं पता। तिरंगे से कंपेयर करें ना, वो नहीं तिरंगा क्यों नहीं नहीं, फहराए? अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं, पूरे आजादी के आंदोलन में कहीं तिरंगा था क्या? अरे पूरे आजादी के आंदोलन में भगवा था। भारत का जो पहला झंडा डिजाइन हुआ था वो भगवे रंग का था और उस पे ओम लिखा हुआ था। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं ओम नहीं, तो फिर दूसरा जो झंडा डिजाइन हुआ वो भी भगवा रंग का था, उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। शायद इनको पता ही नहीं है, पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट सर में केसरिया भगवा साफा बांध के और वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ। संघ वही तो कर रहा है, भगवे को बढ़ा रहा है, भारत माता की जय को बढ़ा रहा है, वंदे मातरम की सोच को बढ़ा रहा है। यही तो संघ कर रहा है। संघ का अंतिम लक्ष्य क्या है? संघ का लक्ष्य एक महान भारत का निर्माण है। संघ का लक्ष्य राम राज्य की स्थापना। संघ का लक्ष्य एक सबल भारत बनाना, एक सुरक्षित भारत बनाना, एक समावेशी भारत बनाना, एक संप्रभु भारत बनाना, जहां ना विदेशी नाम हो, ना विदेशी निशान हो, सब कुछ हमारा हो। ये संघ का लक्ष्य है, तो वहां तो सबको जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपको भी अवसर मिले तो आप भी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया अश्वनी जी अपना वक्त देने के लिए और ये सारी चीजें दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए। बाकी ये इंटरव्यू आपके हवाले, आपने बहुत सारे मुद्दों पर विस्तार से समझा क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसके इफ एंड बट, प्रो एंड कॉज क्या क्या हो सकते हैं। फिलहाल आप इस पॉडकास्ट को किस तरह से देखते हैं, इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।